महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 11 सेक्शन बी, अधीनस्थ न्यायपालिका एवं अन्य उपस्तर। चैप्टर 11 सेक्शन बी, अधीनस्थ न्यायपालिका एवं अन्य उपस्तर। चैप्टर 11 सेक्शन बी, अधीनस्थ न्यायपालिका एवं अन्य उपस्तर। चैप्टर 11 बी, अधीनस्थ न्यायपालिका एवं अन्य उपस्तर। चैप्टर 11 बी, अधीनस्थ न्यायपालिका एवं अन्य उपस्तर। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय संवैधानिक उपबंध। अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट 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 संवैधानिक उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 6 का अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233-237 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 37 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इन न्यायालयों में अधिकारिताएं, शक्तियां और कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होते हैं। इसके अलावा इन न्यायालयों में अधिकारिताएं, शक्तियां और कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होते हैं। इसके अलावा इन न्यायालयों में अधिकारिताएं तथा शक्तियां व कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होते हैं। इसके अलावा इन न्यायालयों में अधिकारिताएं, शक्तियां और कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होती है। इसके अलावा इन न्यायालयों की अधिकारिताएं, शक्तियां और कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 37 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 37 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 37 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। यह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में अधिकारिता रखता है। यह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में अधिकारिता रखता है। यह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में अधिकारिता रखता है। जब वह सिविल मामले को देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं एवं आपराधिक मामलों को देखने के दौरान उसे सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहा जाता है। जब वह सिविल मामलों को देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। आपराधिक मामलों को देखने के समय उसे सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहा जाता है। जब वह सिविल मामलों को देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं और जब वह आपराधिक मामलों को देखता है तो उस दौरान उसे सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहा जाता है। जब वह सिविल मामलों को देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं एवं आपराधिक मामलों को देखने के दौरान उसे सत्र न्यायाधीश सेशन जज कहा जाता है। यह जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति रखता है। यह जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण करने की शक्ति रखता है। यह जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण का शक्ति रखता। अहर्ता कम से कम 7 वर्षों का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता या वकील या संघ या राज्य के न्यायिक सेवा का अधिकारी हो। अहर्ता कम से कम 7 वर्षों का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता या वकील या संघ या राज्य के न्यायिक सेवा का अधिकारी हो। अहर्ता कम से कम 7 वर्षों का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता या वकील या संघ या राज्य के न्यायिक सेवा का अधिकारी हो। अहर्ता कम से कम 7 वर्षों का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता या वकील या संघ या राज्य के न्यायिक सेवा का अधिकारी हो। अहर्ता कम से कम 7 वर्षों का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता या वकील या संघ या राज्य के न्यायिक सेवा का अधिकारी हो। अहर्ता कम से कम 7 वर्षों का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता या वकील या संघ या राज्य के न्यायिक सेवा का अधिकारी हो। विशेष संविधान के अनुच्छेद 233-35 के उपबंधों में निम्नलिखित प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 233-35 के उपबंधों में निम्नलिखित प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 233-35 उपबंधों में निम्नलिखित प्रावधान है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीशों के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीशों के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है। सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण, उन्हें स्थायी करने, प्रोन्नत करने, दंड देने तथा निलंबित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है और वह इस मामले में स्वयं आदेश देता है। सभी न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उन्हें स्थायी करने, प्रोन्नत करने, दंड देने तथा निलंबित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है और वह इस मामलों में स्वयं आदेश देता है। सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण, उन्हें स्थायी करने, प्रोन्नत करने, दंड देने के तथा निलंबित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है, वह इन मामलों में स्वयं आदेश देता है। नोट: अधीनस्थ न्यायालय
का संरचनात्मक ढांचा सभी राज्यों में पूर्णतः समान नहीं है, परंतु कुछ समानताएं देखी जा सकती है। जैसे उच्च न्यायालय के नीचे सिविल व आपराधिक न्यायालयों के 3 या 4 स्तर होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के संरचनात्मक ढांचा सभी राज्यों में पूर्णतः समान नहीं है, परंतु कुछ असमानताएं देखी जा सकती है। जैसे उच्च न्यायालय के नीचे सिविल व आपराधिक न्यायालयों के 3 या 4 स्तर होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के संरचनात्मक ढांचा सभी राज्यों में पूर्णतः समान नहीं है, परंतु कुछ समानताएं देखी जा सकती है। जैसे उच्च न्यायालय के नीचे सिविल व आपराधिक न्यायालयों के 3 या 4 स्तर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्यायिक सेवा का गठन का निर्देश दिया है ताकि आपराधिक और दीवानी सेवा में अधिकारियों के पदनाम में समानता लाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का निर्देश दिया ताकि आपराधिक और दीवानी सेवा में अधिकारियों के पदनाम में समरूपता लाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का निर्देश दिया ताकि आपराधिक और दीवानी सेवा में अधिकारियों के पदनाम में एकरूपता लाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का निर्देश दिया ताकि आपराधिक और दीवानी सेवा में अधिकारियों के पदनाम में एकरूपता लाई जा सके। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों का सोपान कर्म। 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 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल दीवानी पक्ष, आपराधिक पक्ष। उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल दीवानी पक्ष, आपराधिक पक्ष। उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल दीवानी पक्ष, आपराधिक पक्ष। उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल दीवानी पक्ष, आपराधिक पक्ष। उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल दीवानी पक्ष, आपराधिक पक्ष। उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल दीवानी पक्ष, आपराधिक पक्ष। उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल दीवानी पक्ष, आपराधिक पक्ष। उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, सिविल दीवानी पक्ष, आपराधिक पक्ष। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। सिविल दीवानी पक्ष। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। आपराधिक पक्ष। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, दूसरी श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। आपराधिक पक्ष। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। आपराधिक पक्ष। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। आपराधिक पक्ष। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। आपराधिक पक्ष। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। आपराधिक पक्ष। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। आपराधिक पक्ष। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। आपराधिक पक्ष। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। आपराधिक पक्ष। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। लोक अदालत। लोक अदालत। लोक अदालत। लोक अदालत। लोक अदालत। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई। इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को तालुक, जिला या राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसकी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई। इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को तालुक, जिला या राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया। इसकी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा
की गई। इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को ताल्लुक जिला या राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसकी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई। इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को ताल्लुक जिला या राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। लोक अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश प्राय सेवानिवृत्त करता है एवं इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक वकील तथा दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है। लोक अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश प्राय सेवानिवृत्त करता है एवं इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक वकील तथा दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है। लोक अदालत की अध्यक्षता एक न्यायाधीश प्राय सेवानिवृत्त करता है एवं इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक वकील तथा दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है। लोक अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश प्राय सेवानिवृत्त करता है एवं इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक वकील तथा दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है। लोक अदालत को सिविल अदालत की मान्यता दी गई है, परंतु यदि कोई आपराधिक मामला समनीय कॉम्पाउंडेबल प्रकृति का है तो वह भी इसमें लाया जा सकता है। लोक अदालत को सिविल अदालत की मान्यता दी गई है, परंतु यदि कोई आपराधिक मामला समनीय कॉम्पाउंडेबल प्रकृति का है तो वह भी इसमें लाया जा सकता है। लोक अदालत को सिविल अदालत की मान्यता दी गई है, परंतु यदि कोई आपराधिक मामला समनीय कॉम्पाउंडेबल प्रकृति का तो वह भी इसमें लाया जा सकता है। लोक अदालत को सिविल अदालत की मान्यता दी गई है, परंतु यदि कोई आपराधिक मामला समनीय कॉम्पाउंडेबल प्रकृति का तो भी वह इसमें लाया जा सकता है। समनीय आपराधिक मामले वे होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के समझौते द्वारा निपटाया जा सकता है। समनीय आपराधिक मामले वे होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के आपसी समझौते द्वारा निपटाया जा सकता है। समनीय आपराधिक मामले वे होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के समझौते द्वारा निपटाया जा सकता है। लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों में समझौता कराना होता है। यदि सहमति या समझौता हो गया तो उसे डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा मामला उसी अदालत को वापस भेज दिया जाता है जहाँ वह चल रहा है। लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों में समझौता कराना होता है। यदि सहमति या समझौता हो गया तो उसे डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा मामला उसी अदालत को वापस भेज दिया जाता है जहाँ वह चल रहा है। लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों में समझौता कराना होता है। यदि सहमति या समझौता हो गया तो उसे डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा मामला उसी अदालत को वापस भेज दिया जाता है जहाँ वह चल रहा है। लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा भी करवाई गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर फीस वापस कर दी जाती है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा भी करवाई गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर फीस वापस कर दी जाती है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा भी करवाई गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर फीस वापस कर दी जाती है। वैवाहिक प्लस पारिवारिक सहित सभी सिविल मामले, 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 मोटर एक्सीडेंटल केस, पर्सन केस, डिस्प्यूट विद एनी कंपनी, मोटर एक्सीडेंटल केस, पेंशन केस, डिस्प्यूट विद एनी कंपनी, मोटर एक्सीडेंटल केस, पेंशन केस, डिस्प्यूट विद एनी कंपनी, मोटर एक्सीडेंटल केस, पेंशन केस, डिस्प्यूट विद एनी कंपनी, मोटर एक्सीडेंटल केस, पेंशन केस, डिस्प्यूट विद एनी कंपनी। इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो कि नियमित कोर्ट में संभव नहीं होता। इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो कि नियमित कोर्ट में संभव नहीं होता है। इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो कि नियमित कोर्ट में संभव नहीं होता। इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो कि नियमित कोर्ट में संभव नहीं होता है। परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। ऐसे न्यायालयों का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में किया जा सकता है। ऐसे न्यायालयों का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में किया जा सकता है। ऐसे न्यायालयों का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में किया जा सकता है। ऐसे न्यायालयों का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य विवाह को शून्य घोषित करना,
कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी से संपत्ति संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारी भत्ते आदि से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य विवाह को शून्य घोषित करना। कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी के संपत्ति संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारी भत्ते आदि से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य विवाह को शून्य घोषित करना। कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी के संपत्ति संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारे भत्ते आदि से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य विवाह को शून्य घोषित करना। कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी के संपत्ति संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारे भत्ते आदि से संबंधित है। परिवार न्यायालय, इसका मुख्य कार्य विवाह को शून्य घोषित करना। कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी के संपत्ति संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारी भत्ते आदि से संबंधित है। परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय संबंधित राज्य में की जा सकती है। परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय संबंधित राज्य में की जा सकती है। परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय संबंधित राज्य में की जा सकती है। परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय संबंधित राज्य में की जा सकती है। परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय संबंधित राज्य में की जा सकती है। ग्राम न्यायालय, 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 ग्राम न्यायालय। विधि या न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले को देखता है। ऐसे मामले की सूची ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले को देखता है। ऐसे मामलों की सूची ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले को देखता है। ऐसे मामलों की सूची ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। एक तरफ जहां यह 2 वर्षों की अधिकतम सजा वाले आपराधिक मामलों को देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों के अंतर्गत वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामलों को भी देखता है। एक तरफ जहां वह यह 2 वर्षों के अधिकतम सजा वाले आपराधिक मामलों को देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों के अंतर्गत वह न्यूनतम मजदूरी संरक्षण अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामलों में भी देखता है। एक तरफ जहां यह 2 वर्ष की अधिकतम सजा वाले आपराधिक मामलों को देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों के अंतर्गत वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामले भी देखता है। एक तरफ जहां यह 2 वर्षों से की अधिकतम सजा वाले आपराधिक मामलों को देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों के अंतर्गत वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामले भी देखता है। इसमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है, तो आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। इसमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है, तो आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। इसमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है, तो आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। इसमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है, तो आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट। मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। इस अदालत का उद्देश्य अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे, ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन और समय खर्च न करना पड़े। इस अदालत का उद्देश्य है कि अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे, ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन व समय खर्च न करना पड़े। इस अदालत का उद्देश्य अदालत जनता के पास समय पहुंचे, ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन व समय खर्च न करना पड़े। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया।
मोबाइल अदालत एक बस के भीतर कार्य करती है। बस के भीतर न्यायालय का जरूरी ढांचा उपलब्ध होता है। आवश्यकता अनुसार यह अदालत खुले मैदान में लगाई जा सकती है। मोबाइल अदालत एक बस के भीतर कार्य करती है। बस के भीतर न्यायालय का जरूरी ढांचा उपलब्ध होता है। आवश्यकता अनुसार यह अदालत खुले मैदान में लगाई जा सकती है। मोबाइल अदालत एक बस के भीतर कार्य करती है। बस के भीतर न्यायालय का जरूरी ढांचा उपलब्ध होता है। आवश्यकता अनुसार यह अदालत खुले मैदान में लगाई जा सकती है। इस अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी का स्तर के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। इस अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। इस अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। इस अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। शुरुआती सफलता के कारण इस प्रयोग को पहियों पर न्याय जस्टिस ऑन व्हील्स के नाम से पुकारा जाता है। शुरुआती सफलता के कारण इस प्रयोग को पहियों पर न्याय जस्टिस ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाता है। शुरुआती सफलता के कारण इस प्रयोग को पहियों पर न्याय जस्टिस ऑन व्हील के नाम से पुकारा जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, 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 फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद अदालतों की भांति है, जिनका गठन लंबित मामलों, विशेषता अपराधी प्रकृति के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद अदालतों की भांति है, जिनका गठन लंबित मामलों, विशेषता अपराधी प्रकृति के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद अदालतों की भांति है, जिनका गठन लंबित मामलों, विशेषता अपराधी प्रवृत्ति के लंबे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद अदालतों की भांति है, जिनका गठन लंबित मामलों, विशेषता अपराधी प्रकृति के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया गया। इन अदालतों के गठन से जेलों में बंद हुए बहुत से निर्दोष अभियुक्त तथा मामूली अपराधों के दोषी व्यक्तियों के साथ न्याय हो सका है। इन अदालतों के गठन से जेलों में बंद बहुत से निर्दोष अभियुक्त तथा मामूली अपराधों के दोषी व्यक्तियों के साथ न्याय हो सका है। इन अदालतों के गठन से जेलों में बंद बहुत से निर्दोष अभियुक्त तथा मामूली अपराधों के दोषी व्यक्तियों के साथ न्याय हो सका है। ये अदालतें 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर गठित स्थापित की गई। आरंभिक दौर में इस प्रकार के न्यायालयों का गठन 5 वर्षों के लिए किया गया था, जिसे धीरे धीरे सफलता अनुसार बढ़ाया जाना था। ये अदालतें 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर स्थापित की गई। आरंभिक दौर में इस प्रकार के न्यायालयों का गठन 5 वर्षों के लिए किया गया था, जिसे धीरे धीरे सफलता अनुसार बढ़ाया जाना था। ये अदालतें 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर स्थापित की गई। आरंभिक दौर में इस प्रकार के न्यायालयों के गठन 5 वर्षों के लिए किया गया था, जिसे धीरे धीरे सफलता अनुसार बढ़ाया जाना था। इनमें विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे को निपटारे के लिए चुना जाता है जिसमें अपराधी जमानत पर है। इनमें विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे को निपटारे के लिए चुना जाता है जिनमें अपराधी जमानत पर है। इनमें विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे को निपटारे के लिए चुना जाता है जिनमें अपराधी जमानत पर है। इनमें विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे को निपटारे के लिए चुना जाता है जिनमें अपराधी जमानत पर है। देश में प्रत्येक जिले में औसतन 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था है। देश में प्रत्येक जिले में औसतन 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था है। देश में प्रत्येक जिले में औसतन 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था है। देश में प्रत्येक जिले में औसतन 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था है। देश में प्रत्येक जिले में औसतन 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की व्यवस्था है। ई अदालत तथा आभासी अदालत, 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 ई अदालत तथा आभासी अदालत। ई अदालत एक विशेष रूप को ही आभासी अदालत कहते हैं। ई अदालत के एक विशेष रूप को ही आभासी अदालत कहते हैं। ई अदालत के एक विशेष रूप को ही आभासी अदालत कहते हैं। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चे के बिना बुलाना संभव न हो तो उसे साक्ष्य का अभिलेखन रिकॉर्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जा सकता है। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चे के बिना बुलाना संभव न हो तो उसके साक्ष्य एविडेंस का अभिलेखन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता है। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी गवाह के समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चे के बिना बुलाना संभव न हो तो उसके साक्ष्य का अभिलेखन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता है। प्राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया को ही दूरस्थ न्याय टेल जस्टिस कहने का चलन है। प्राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया को ही दूरस्थ न्याय टेल जस्टिस कहने का चलन है। प्राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया को ही दूरस्थ न्याय टेल जस्टिस कहने का चलन है। ये अदालत की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। इसमें लगभग 40 तकनीकी सेवाएं शामिल है। वस्तुतः इसकी स्थापना के लिए अभी काफ़ी प्रयास किए जाने की जरूरत है। ये अदालत की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। इसमें लगभग 40 तकनीकी सेवाएं शामिल है। वस्तुतः इसकी स्थापना के लिए अभी काफ़ी प्रयास किए जाने की जरूरत है। ये अदालत की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। इसमें लगभग 40 तकनीकी सेवाएं शामिल है। वस्तुतः इसकी स्थापना के लिए अभी काफ़ी प्रयास किए जाने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने वाद सूचियों अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसी कुछ सुविधाएं भी प्रदान कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने वाद सूचियां अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसी कुछ सुविधाएं भी प्रदान कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने वाद सूचियां अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसी कुछ सुविधाएं भी प्रदान कर दी है। विशेष उद्देश्य न्यायालय, स्पेशल पर्पस कोर्ट, 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 विशेष उद्देश्य न्यायालय, स्पेशल पर्पस कोर्ट। वे अर्धन्यायिक निकाय या न्यायालय जो किसी विशेष
विषय विशेष से जुड़े मुकदमे पर विचार करने के लिए स्थापित की जाती है विशेष उद्देश्य न्यायालय कहलाती है। वे अर्ध न्यायिक न्याय क्वासी जुडिशियल बॉडी या न्यायालय जो किसी विषय विशेष से जुड़े मुकदमे पर विचार करने के लिए स्थापित की जाती है विशेष उद्देश्य न्यायालय कहलाती है। वे अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल बॉडी या न्यायालय जो किसी विषय विशेष से जुड़े मुकदमे पर विचार करने के लिए स्थापित की जाती है विशेष उद्देश्य न्यायालय कहलाती है। ऐसे न्यायालयों का गठन का मुख्य उद्देश्य न्याय को बढ़ाने, न्याय प्रक्रिया में नीचा बनाए रखने, विशेषज्ञों को न्याय प्रक्रिया से जोड़ने आदि से होता है। ऐसे न्यायालयों का गठन का मुख्य उद्देश्य न्याय को बढ़ाने, न्याय प्रक्रिया में नीचा बनाए रखने, विशेषज्ञों को न्याय प्रक्रिया से जोड़ने आदि से होता है। ऐसे न्यायालयों के गठन का मुख्य उद्देश्य न्याय को बढ़ाने, न्याय प्रक्रिया में नीचा बनाए रखने, विशेषज्ञों को न्याय प्रक्रिया से जोड़ने आदि से होता है। इन न्यायालयों में प्रमुख रूप से शामिल है बाल व किशोर न्यायालय, उपभोक्ता अदालत, सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल, हरित पीठे तथा हरित अधिकरण। इन न्यायालयों में प्रमुख रूप से शामिल है बाल व किशोर न्यायालय, उपभोक्ता अदालत, सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल, हरित पीठे तथा हरित अधिकरण। इन न्यायालयों में प्रमुख रूप से शामिल है बाल व किशोर न्यायालय, उपभोक्ता अदालत, सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल, हरित पीठे या हरित अधिकरण। इन न्यायालयों में प्रमुख रूप से शामिल है बाल व किशोर न्यायालय, उपभोक्ता अदालत, सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल, हरित पीठे तथा हरित अधिकरण। इन न्यायालयों में प्रमुख रूप से शामिल है बाल व किशोर न्यायालय, उपभोक्ता अदालत, सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल, हरित पीठे तथा हरित अधिकरण। बाल व किशोर न्यायालय, चाइल्ड एंड जुवेनाइल कोर्ट, 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 बाल व किशोर न्यायालय, चाइल्ड एंड जुवेनाइल कोर्ट। बच्चों और किशोरों की विशेष स्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया है। बच्चों और किशोरों की विशेष स्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया। बच्चों और किशोरों की विशेष स्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया। बच्चों और किशोरों की विशेष स्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया। इस न्यायालय के उपयुक्त संचालन हेतु कई उच्च न्यायालयों में किशोर न्याय समितियां, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई गई है, जिनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश करते हैं। इस न्यायालय के उपयुक्त संचालन हेतु कई उच्च न्यायालयों में किशोर न्याय समितियां, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश करते हैं। इस उच्च न्यायालय के उपयुक्त संचालन हेतु कई उच्च न्यायालयों में किशोर न्याय समितियां, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश करते हैं। इस उच्च न्यायालय के उपयुक्त संचालन हेतु कई उच्च न्यायालयों में किशोर न्याय समितियां, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई गई है, जिनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश करते हैं। बाल व किशोर न्यायालयों के गठन से जुड़े प्रावधान निम्नलिखित हैं। बाल व किशोर न्यायालयों के गठन से जुड़े प्रावधान निम्नलिखित है। बाल व किशोर न्यायालयों के गठन से जुड़े प्रावधान निम्नलिखित है। बाल व किशोर न्यायालयों के गठन से जुड़े प्रावधान निम्नलिखित हैं। राज्य सरकार द्वारा जिले या एकाधिक जिलों के लिए किशोरों न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा, जिसमें 3 सदस्यों की पीठ होगी। राज्य सरकार द्वारा जिले या एकाधिक जिलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिनमें 3 सदस्यों की पीठ होगी। राज्य सरकार द्वारा जिले या एकाधिक जिलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा, जिसमें 3 सदस्यों की पीठ होगी। राज्य सरकार द्वारा जिले या एकाधिक जिलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा, जिसमें 3 सदस्य की पीठ होगी। राज्य सरकार द्वारा जिले या एकाधिक जिलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा, जिसमें 3 सदस्यों की पीठ होगी। एक सदस्य मनोवैज्ञानिक या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान रखने वाला एवं 2 अन्य सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो कम से कम 7 वर्षों से बच्चों के शिक्षा, चिकित्सा या कल्याण की गतिविधियों से जुड़े हों। इन दोनों सदस्यों में से कम एक महिला होगी। एक सदस्य मनोविज्ञान या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान रखने वाला एवं 2 अन्य सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो कम से कम 7 वर्ष से बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा एवं कल्याण की गतिविधियों से जुड़े हों। इन दोनों सदस्यों में से कम एक महिला होगी। एक सदस्य मनोविज्ञान या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान रखने वाला एवं 2 अन्य सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो कम से कम 7 वर्ष से बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा या कल्याण की गतिविधि से जुड़े हों। इन दोनों सदस्यों में से कम एक महिला होगी। एक सदस्य मनोविज्ञान या बाल विज्ञान का विशेष ज्ञान रखने वाला एवं 2 अन्य सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो कम से कम 7 वर्ष से बच्चों के शिक्षा, चिकित्सा या कल्याण की गतिविधियों से जुड़े हों। इन दोनों सदस्यों में कम एक महिला होगी। किशोरों को प्रायः अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उसे माफी देकर अथवा अनिवार्य सामुदायिक सेवा करने का आदेश देकर अथवा गंभीरतम अपराध के लिए विशेष गृह में रखा जाता है। किशोरों को प्रायः अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उसे माफी देकर अथवा अनिवार्य सामुदायिक सेवा करने का आदेश देकर अथवा गंभीरतम अपराध के लिए विशेष गृह में रखा जाता है। किशोरों को प्रायः अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उसे माफी देकर अथवा अनिवार्य सामुदायिक सेवा करने का आदेश देकर अथवा गंभीरतम अपराध के लिए विशेष गृह में रखा जाता है। किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्रवाई गोपनीय रखी जाती है। यदि इससे संबंधित कोई भी सूचना, नाम, पता, विद्यालय का नाम प्रकाशित की जाती है तो यह अपराध है और सूचना प्रकाशित करने वाले को कानून के तहत दंडित करने का प्रावधान है। किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्रवाई गोपनीय रखी जाती है। यदि इससे संबंधित कोई भी सूचना, नाम, पता, विद्यालय का नाम प्रकाशित की जाती है तो यह
एक अपराध है और सूचना प्रकाशित करने वाले को कानून के तहत दंडित करने का प्रावधान है। किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्रवाई गोपनीय रखी जाती है। यदि इससे संबंधित कोई भी सूचना, नाम, पता या विद्यालय का नाम प्रकाशित की जाती है तो यह एक अपराध है और सूचना प्रकाशित करने वाले को कानून के तहत दंडित करने का प्रावधान है। किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ जिले के सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा उसके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी। किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ जिले के सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा उसके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी। किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ जिले के सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा उसके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी। किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ जिले के सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा उसके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी। हालांकि बाल व किशोर से संबंधित किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में कुछ अन्य प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित है। हालांकि बाल व किशोर से संबंधित किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में कुछ अन्य प्रावधान किए गए जो निम्नलिखित है। हालांकि बाल व किशोर से संबंधित किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में कुछ अन्य प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित है। अधिनियम में किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे शब्द की नामावली में परिवर्तन। अधिनियम में किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे शब्द की नामावली में परिवर्तन। अधिनियम किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे शब्द की नामावली में परिवर्तन। इसके तहत जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। इसके तहत जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। इसके तहत जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों के समान गंभीर मुकदमा चलाया जाएगा। इसके तहत जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों पर वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। इसके तहत जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों पर वयस्कों के समान गंभीर मुकदमा चलाया जाएगा। इस कानून के अनुसार गंभीर अपराध सीरियस ऑफेंस के लिए 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान है। इस कानून के अनुसार गंभीर अपराध के लिए 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान है। इस कानून के अनुसार गंभीर अपराध के लिए 3 से 7 साल के कैद का प्रावधान है। इस कानून के लिए गंभीर अपराध के लिए 3 से 7 साल के कैद का प्रावधान है। प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। बाल कल्याण व देखभाल संस्थाओं के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। बाल कल्याण व देखभाल संस्थाओं के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। बाल कल्याण व देखभाल संस्थाओं के पंजीकरण का अनिवार्य बनाया गया है। बाल कल्याण व देखभाल संस्थानों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों की नई परिभाषाओं को शामिल किया गया। अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों की नई परिभाषाओं को शामिल किया गया। अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों की नई परिभाषाओं को शामिल किया गया है। उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन 3 स्तरों पर किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन 3 स्तरों पर किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन 3 स्तरों पर किया गया है। सबसे निचले स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है। सबसे निचले स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। इसके ऊपर राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत है जिसे राज्य उपभोक्ता आयोग स्टेट कंज्यूमर कमीशन कहा जाता है। इसके ऊपर एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्सल कमीशन कहा जाता है। सबसे निचले स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है। सबसे निचले स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम, उसके ऊपर राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राज्य उपभोक्ता आयोग स्टेट कंज्यूमर कमीशन कहा जाता है। इससे ऊपर राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्सल कमीशन कहा जाता है। सबसे निचले स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है। इसके ऊपर राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राज्य उपभोक्ता आयोग स्टेट कंज्यूमर कमीशन कहा जाता है। इससे ऊपर एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्सल कहा जाता है। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग। जिला उपभोक्ता फोरम, एक सदस्य महिला होनी चाहिए, एक सदस्य महिला होनी चाहिए। जिला उपभोक्ता फोरम, एक सदस्य महिला होनी चाहिए, 20 लाख से कम जनसंख्या। जिला उपभोक्ता फोरम, एक सदस्य महिला होनी चाहिए, 20 लाख से कम जनसंख्या। जिला उपभोक्ता फोरम, एक सदस्य महिला होनी चाहिए, 20 लाख से कम जनसंख्या। जिला उपभोक्ता फोरम, एक सदस्य महिला होनी चाहिए, 20 लाख से कम जनसंख्या। जिला उपभोक्ता फोरम, एक सदस्य महिला होनी चाहिए, 20 लाख से कम जनसंख्या।
इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं का शोषण रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं का शोषण रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं का शोषण रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं का शोषण रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं का शोषण रोकना है। इसके माध्यम से ग्राहकों या उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा विवादों का निपटारा किया जा सकता है। इसके माध्यम से ग्राहकों या उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा विवादों का निपटारा किया जाता है। इसके माध्यम से ग्राहकों या उपभोक्ताओं की शिकायतों का तथा विवादों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता दो तरह की होती है। आरंभिक अधिकारिता के तहत वह उन मामलों की सुनवाई करता है जिसमें बेची गई वस्तु या दी गई वस्तु का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक होता है। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता दो तरह की होती है। आरंभिक अधिकारिता के तहत वह उन मामलों की सुनवाई करता है जिसमें बेची गई वस्तु या दी गई वस्तु का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक का होता है। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता दो तरह की होती है। आरंभिक अधिकारिता के तहत उन मामलों की सुनवाई करता है जिसमें बेची गई वस्तु या दी गई सेवा का मूल्य 1 करोड़ से अधिक होता है। बेची गई वस्तु या दी गई सेवा का मूल्य 1 करोड़ से अधिक होता है। ये अपने अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध अपीलें सुनता है। ये अपने अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध अपीलें सुनता है। ये अपने अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग की अपीलें सुनता है। ये अपने अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग की अपीलें सुनता है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सेना न्यायालय ऑब्लिक कोर्ट मार्शल। 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 कोर्ट मार्शल सैनिक व अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाती है। कोर्ट मार्शल सैनिक व अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाती है। कोर्ट मार्शल सैनिक व अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाती है। कोर्ट मार्शल सैनिक व अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाती है। ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखकर अनुशासन सुनिश्चित किया जाना है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखकर अनुशासन सुनिश्चित किया जाना। इस व्यवस्था का उद्देश्य सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखकर अनुशासन सुनिश्चित किया जाना। यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 तथा नौसेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 तथा नौसेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 तथा नौसेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 तथा नौसेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 तथा नौसेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार के मामले को छोड़कर सैनिकों के शेष सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा ही होती है। सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार के मामले को छोड़कर सैनिकों के शेष सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा ही होती है। सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार के मामलों को छोड़कर सैनिकों द्वारा शेष सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा ही होती है। सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार मामले को छोड़कर सैनिकों के शेष सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा ही होती है। सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार के मामले को छोड़कर सैनिकों के शेष सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा ही होती है। संविधान का अनुच्छेद 136(2) तथा अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट है कि क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 136(2) तथा अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट है कि क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 136(2) तथा अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट है कि क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 136(2) तथा अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट है कि क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 136(2) तथा अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट है कि क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ केवल एक ही रास्ता है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जाए। कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ केवल एक ही रास्ता है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जाए। कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ केवल एक ही रास्ता है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जाए। कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ केवल एक ही रास्ता है कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जाए। कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ केवल एक ही रास्ता है कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जाए। हाल में ही केंद्र सरकार ने सेना न्यायालयों के निर्णयों पर अपील सुनने के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना न्यायालयों के निर्णयों को अपील सुनने के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना न्यायालयों के निर्णयों पर अपील सुनने के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसकी प्रधान पीठ दिल्ली में है।
हरित पीठे तथा हरित अधिकरण, ग्रीन बेंचेस एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित पीठे तथा हरित अधिकरण, ग्रीन बेंचेस एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित पीठे तथा हरित अधिकरण, ग्रीन बेंचेस एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित पीठे तथा हरित अधिकरण, ग्रीन बेंचेस एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित पीठे तथा हरित अधिकरण, ग्रीन बेंचेस एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 से 1990 के दशक में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठों तथा हरित अधिकरण की धारणा सामने आई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 से 90 के दशक में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठे तथा हरित अधिकरण की धारणा सामने आई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 से 1990 के दशक में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठे तथा हरित अधिकरण की धारणा सामने आई। संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। इसी के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण का भी गठन किया गया। संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। इसी के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। इसी के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। इसी के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। इस अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी 4 सहयोगात्मक पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। इस अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी 4 सहयोगात्मक पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। इस अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 4 सहयोगात्मक पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। इस अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 सहयोगात्मक पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। नई दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, नई दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, नई दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, नई दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इस अधिकरण के निर्देशानुसार समानतः किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा 6 महीने के भीतर करना होता है। इस अधिकरण के निर्देशानुसार समानतः किसी भी आवेदन या अपील की निपटारा 6 महीने के भीतर करना होता है। इस अधिकरण के निर्देशानुसार समानतः किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा 6 महीने के भीतर करना होता है। इस अधिकरण के निर्देशानुसार समानतः किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा 6 महीने के भीतर करना होता है। इस अधिकरण के निर्देशानुसार समानतः किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा 6 महीने के भीतर करना होता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए इस अधिकरण में कोई भी व्यक्ति, मीडिया संगठन या गैर सरकारी संगठन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है। पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए इस अधिकरण में कोई भी व्यक्ति, मीडिया संगठन या गैर सरकारी संगठन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए इस अधिकरण में कोई भी व्यक्ति, मीडिया संगठन या गैर सरकारी संगठन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। इस पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए इस अधिकरण में कोई भी व्यक्ति, मीडिया संगठन या गैर सरकारी संगठन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिकरण ट्रिब्यूनल एक नज़र में, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स 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 एक नज़र में। न्यायालयों से मिलता जुलता यह निकाय न्याय निर्णयन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। न्यायालयों से मिलता जुलता यह निकाय न्याय निर्णयन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। न्यायालयों से मिलता जुलता यह निकाय न्याय निर्णयन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। न्याय निर्णयन यह वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायाधीश या मध्यस्थ विवाद में शामिल दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर तय किया जाता है कि उनके क्या अधिकार तथा उत्तरदायित्व है। न्याय निर्णयन यह वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायाधीश या मध्यस्थ विवाद में शामिल दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर तय किया जाता है कि उनके क्या अधिकार तथा उत्तरदायित्व हैं। न्याय निर्णयन यह वह वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायाधीश या मध्यस्थ विवाद में शामिल दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर तय किया जाता है कि उनके क्या अधिकार तथा उत्तरदायित्व हैं। प्रायः सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त सभी शक्तियाँ होती है, परंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। प्रायः सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त सभी शक्तियाँ होती हैं, परंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। प्रायः सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त सभी शक्तियाँ होती हैं, परंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। प्रायः सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि उनके पास अधिकरणों के प्राप्त सभी शक्तियाँ होती हैं, परंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। प्रायः सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त सभी शक्तियाँ होती हैं, परंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी PM 1976 द्वारा एक नया भाग संविधान 14 का जोड़ा गया जिसमें 2 अनुच्छेद 323 का शामिल किए गए। संविधान का यह भाग अधिकरण से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी PM के द्वारा संविधान में एक नया भाग 14 का जोड़ा गया जिसके 2 अनुच्छेद 323 का एवं 323 का शामिल किए गए। संविधान का यह भाग अधिकरण से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इंदिरा गांधी PM के द्वारा संविधान के एक नया भाग 14 का जोड़ा गया जिसके 2 अनुच्छेद 323 का एवं 323 का शामिल किए गए। संविधान का यह भाग अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 323 का जहाँ प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है वहीं अनुच्छेद 323 का संबंध अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों से है। अनुच्छेद 323 का जहाँ प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है वहीं अनुच्छेद 323 का संबंध अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों से। अनुच्छेद 323 का जहाँ प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है वहीं अनुच्छेद 323 का संबंध अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों से है। प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरण, प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरण, प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरण, प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरण, प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरण।
प्रशासनिक अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि में उठने वाले विवाद व शिकायत को न्याय निर्णय या विचरण ट्रायल के लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था कर सकेगी। अनुच्छेद 323 का संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि में उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णय या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था कर सकेगी। संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि में उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णय या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था कर सकेगी। संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि में उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णय या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था कर सकेगी। अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। राजीव गांधी पीएम। अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। राजीव गांधी पीएम। अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। राजीव गांधी पीएम। अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। राजीव गांधी पीएम। जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के लिए, जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के लिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के लिए, राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण। यदि दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करें तो उन सभी के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जा सकता है। यदि दो या अधिक राज्य निवेदन करें तो उन सभी के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जा सकता है। यदि दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करें तो उन सभी के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जा सकता है। यदि दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करें तो उन सभी के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जा सकता है। यदि दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करें तो उन सभी के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जा सकता है। अन्य अधिकरण अन्य अधिकरण संसद तथा राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार है कि वह अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 323 का संसद तथा राज्य विधानमंडलों का अधिकार है कि वह अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 327 का संसद तथा राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार है कि वह अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 327 का संसद तथा राज्य विधानमंडलों का अधिकार है कि वह अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 327 का ऐसे कुछ विषयों की सूची निम्नलिखित है। 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 संसद तथा राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वह अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 327 का ऐसे कुछ विषयों की सूची निम्नलिखित है। कर लगाने, अनुमान करने तथा राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले, कर लगाने, अनुमान करने तथा राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले, कर लगाने, अनुमान करने तथा राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले, विदेशी मुद्रा आयात तथा निर्यात से संबंधित मामले, विदेशी मुद्रा आयात तथा निर्यात से संबंधित मामले, विदेशी मुद्रा आयात तथा निर्यात से संबंधित मामले, औद्योगिक तथा श्रम से संबंधित विवाद, औद्योगिक तथा श्रम से संबंधित विवाद, औद्योगिक तथा श्रम से संबंधित विवाद, भूमि सुधार से जुड़े कुछ विषय, भूमि सुधार से जुड़े कुछ विषय, भूमि सुधार से जुड़े कुछ विषय, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद इत्यादि, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद इत्यादि, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद इत्यादि, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद। प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑल जजेज ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट। According to the Constitution of India, judicial review based on rule of law, procedure established by law, precedent and contention, procedure established by law. According to the Constitution of India, judicial review based on rule of law, procedure established by law, precedent and contention,
procedure established by law. According to the Constitution of India, judicial review based on rule of law, procedure established by law, precedent and contention, procedure established by law. According to the Constitution of India, judicial review based on procedure established by law. According to the Constitution of India, judicial review based on procedure established by law. According to the Constitution of India, judicial review based on procedure established by law. The scope of judicial review limited in India नहीं, ब्रिटेन में लिमिटेड है. भारत में किसी भी कानून संशोधन आदेश का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया. नो, ब्रिटेन में लिमिटेड है. भारत में किसी भी कानून संशोधन आदेश का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया. नहीं, ब्रिटेन में लिमिटेड है. भारत में किसी भी कानून संशोधन आदेश का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया. नहीं, ब्रिटेन में लिमिटेड है. भारत में किसी भी कानून संशोधन आदेश का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया. नहीं, ब्रिटेन में लिमिटेड है. भारत में किसी भी कानून संशोधन आदेश का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया. नहीं, ब्रिटेन में लिमिटेड है. भारत में किसी भी कानून संशोधन आदेश का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव.